ने बात कही है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बिका हुआ है, गुलाम है। अंततः अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी। इस धांधली में, इस गड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन शामिल है। और जब मनोज झा जी ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं मनोज झा जी? मीडिया से कह दिया आपने इलेक्शन कमीशन नहीं सुना तो सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं, जन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? इतना जनबल उनके साथ में है, बिहार की जनता उनके साथ में है, जन सैलाब उनके साथ में है, तो फिर सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? और मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो बीमारी जिस तरह से बढ़ गई है, और जिस तरह से भी आप अगर कोर्ट भी जाते हैं वहां भी कोई सुनवाई हो नहीं रही है ईवीएम के संबंध में, ईवीएम के विरोध में कहीं कोई बात नहीं हो रही है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन। और मैं समझता हूं आरजेडी को इस जन आंदोलन की शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत दुखद है। लेकिन हम लोग इस जन आंदोलन को विषय, जैसे हमने पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपको बताया था, लेकिन 20-22 मुद्दे हैं, उनमें ईवीएम हमारा सबसे पहला मुद्दा है, सबसे टॉप पे मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम हटेगा तो ही बाकी सारी चीजें ठीक होंगी। ईवीएम रहेगा कुछ नहीं होगा, बीजेपी को नहीं हटा सकते, और इसी तरह से देश बर्बादी की तरफ लगातार दौड़ता चला जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। चुनाव के बाद अभी ये जो रिजल्ट आया है, मैं आपको बता दूं, सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, लगातार इतने फोन आ रहे हैं, और वो हर प्रदेश से आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या गुजरात हो या आपका महाराष्ट्र हो, मतलब लगातार हर जगह से फोन आ रहे हैं। और फोन इस बात को कह रहे हैं, मेरी बात को मान रहे हैं लोग, कि आप जो ईवीएम की बात कर रहे हैं वो सही है, ईवीएम के विषय में जो आपका आंदोलन है वही उसी से कुछ होगा, और आप अब करिए आंदोलन, हम आपके साथ में। तो हम आपके माध्यम से लगातार अपील कर रहे हैं, और आज भी आपके माध्यम से इस देश की जनता से अपील कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये लड़ाई जनता की है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। अगर जनता नहीं लड़ेगी, कोई नेता आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप सभी पार्टियों को देख रहे हैं, जो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, पार्टियां, बीजेपी या उसके जुड़े हुए लोग, वो नहीं करेंगे, उनका तो मतलब ही नहीं है। लेकिन जो और लोग प्रभावित, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष की, वो सारी की सारी ईवीएम के मुद्दे पर खामोश हैं, और जब हार जाती हैं उसके बाद वो जो बात करते हैं। मैंने सुना है कि कुछ पार्टियों ने अब बिहार इलेक्शन के बाद में ईवीएम की बात कही, तुम अब क्यों कह रहे हो? हम इस बात को जब पहले से कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आती, आपको पहले कहना चाहिए। तो ईवीएम का जो आंदोलन है, हम जनता से अपील कर रहे हैं, जनता हमारा साथ दे, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे इस ईवीएम से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे देश में जितनी भी गंदगी फैली है, जितनी बर्बादी है, इस बर्बादी और गंदगी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस बेरोजगारी से हम जनता को मुक्ति दिलाएंगे, इस अशिक्षा की जो भाव पूरा देश में जो फैला है, इस सबसे जितनी भी गड़बड़ी है, या बीजेपी ने जितनी बर्बादी देश की है, या जिस तरह से बर्बादी की तरफ ढकेल रही है, जिस सांप्रदायिक दंगों की तरफ या सांप्रदायिक देश की तरफ ये बीजेपी ढकेल रही देश को, हम उससे मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन हमारा साथ दीजिए, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं, इस देश में प्रदेश की सीमाओं को तोड़कर, जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर हमारा साथ दीजिए। आप साथ नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। आप साथ देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ईवीएम यहां से खत्म हो जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, अभी 1 मिनट में समझाता हूं, ईवीएम केवल और केवल संसद में जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन के बाद ही खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो जो कानून में है वही लागू करेगा, और संसद को ये कानून बदलाव कराने के लिए, ये उसमें जो है संशोधन कराने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। जब पूरी देश की जनता सड़क पर निकलेगी तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। बीजेपी ने सोच रखा है इस बार बिहार में सरकार बनाने के लिए, और उसके लिए जो ठीक लगेगा वो करेगी, और वही उसने किया। नीतीश कुमार को उसने जो राजनीतिक रूप से एक तरह से लगभग खत्म कर दिया, ठिकाने लगा दिए कि हुआ नहीं हुआ। जब उसकी 1% वोट कटी हैं, कम हुई हैं, और उसमें 30 सीटें उसकी कम हो गई, और बीजेपी की वोटें 5% कम हुई हैं, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई 20 से 25 सीटें। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का सब सारा मामला है, और कुछ नहीं है। सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आज मेरे अभी जो सारे आप मीडिया के साथी हैं, आज इस प्रेस वार्ता में आपको इसलिए आमंत्रित किया गया है कि जो बिहार चुनाव जो हुआ है, और कल रात को 12 बजे जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है,
उसके विषय में आपसे कुछ बातें करनी थी। देखिए, बिहार चुनाव जो हुआ है, चुनाव में जो मुद्दे थे और चुनाव में जिस तरह से विशेषकर आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जन सैलाब था, मैं उसे जन समूह नहीं कहूंगा, वो जन सैलाब था। और सैलाब भर के लाया नहीं जाता, सैलाब अपने आप आता है। तो जनता की इतनी भारी उपस्थिति जो थी, आपने देखा होगा, जो ग्राउंड से उनके आसपास जो बिल्डिंगें थी उन पर भी लोग जबरदस्त तरीके से खड़े हुए थे। इतनी भारी भीड़ थी और वो लाई नहीं गई थी खरीद कर, किराए पर नहीं लाई गई थी, ढोई नहीं थी। वो लोग अपने आप आए थे क्योंकि वो बिहार में बदलाव चाहते हैं और बिहार में वो बदलाव के लिए तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, या यूं कहें कि महागठबंधन की सरकार देखना चाहते थे। और किसी भी हालत में बीजेपी और जेडीयू की सरकार उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, जिसने पिछले 5 साल में बिहार की स्थिति को बद से बदतर कर दिया था। लेकिन उस सबके बाद जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट मेरी ही नहीं, सभी लोगों की आशा के विपरीत है। यानी जो जमीन पर दिख रहा था, जो जनसैलाब, जो जनसमूह था, वो जनमत जो था, जो बदलाव की एक लहर थी, उसका पता ही नहीं लगा कहां गई। क्या ये अपने आप हो गया है? क्या वाकई में कोई साइलेंट अंडर करंट चल रहा था? नहीं, किसी कीमत पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई अंडर करंट बीजेपी के या जेडीयू के पक्ष में नहीं था, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल साफ था, शीशे की तरह साफ था कि बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, इनका जो गठबंधन है एनडीए, उसको पूरी तरह से सत्ता से बाहर करने के लिए जो बिहार की जनता है उसने मन बना लिया था। क्या वो मुद्दे जो बिहार की जनता के सामने इस चुनाव में थे खत्म हो गए? नहीं, कभी खत्म नहीं हुए। और उन मुद्दों का उतना ही महत्व था, उतना ही महत्व आज है, और जब तक वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे उतना ही महत्व रहेगा। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा रहा हो, और इन सबसे बढ़ के जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो जबरदस्त मुद्दा था। और इसी पर जाति, धर्म, संप्रदाय की सारी बातों को दरकिनार करके बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जबरदस्त तरीके से अपनी सपोर्ट दी। लेकिन परिणाम बिल्कुल उसके उलट है। और परिणाम आप देखेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे तो वो भी एक बड़ा अजीब सा चमत्कार है। आरजेडी को 5% ज्यादा वोट मिला, 5% ज्यादा वोट मिला, उसकी सीटें 5 कम हो गई। सीटें कम हो गई आरजेडी की, 75 हो गई, पहले 80 थी। जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है, 4-5% उसका वोट बढ़ा है, उसकी सीटें कम हो गई। उसकी सीटें पहले से 8 सीटें कम हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, बीजेपी को 5% वोट कम मिला है, लेकिन उसकी सीटें बढ़ गई, करीब 20 सीटें उसकी बढ़ गई। बहुत अजीब सा एक तमाशा है कि आपकी वोटिंग परसेंटेज कम जा रही है, सीटें आपकी बढ़ गई। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार की 1% वोट कम हुई, लेकिन उसकी सीटें कम हो गई, करीब 20 के आसपास, 30 के आसपास उसकी सीटें कम हो गई। बड़ा अजीब सा समीकरण है। तो ये जो घालमेल हुआ है, ये निश्चित रूप से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ इलेक्शन ये नहीं है, ये बेईमानी का इलेक्शन है। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार जो बनने अब जा रही है, या उन्हें जो ये सीटें मिली हैं, ये सरासर बेईमानी से मिली हुई सीटें हैं। और ये ईवीएम में धांधली कर कर जीती गई सीटें हैं, बिना इसके वहां जीत नहीं सकती थी। वो लोग केवल मुंह दिखाने के लिए नहीं आए थे। वो मुद्दे जो थे बिहार के, जैसे मैंने बताया, शिक्षा का मुद्दा था, जो सुरक्षा का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, स्वास्थ्य का मुद्दा था, वहां की जो सड़क व्यवस्था अंदर की है उसका मुद्दा था, जो वहां पर शासन प्रशासन में करप्शन था उसका जो मुद्दा था, सारे मुद्दे थे, सारे मुद्दे हैं। लोग उनसे वाकई में इत्तेफाक रखते थे और उनके उन मुद्दों के साथ होके बीजेपी और जेडीयू के विरोध में थे, और आरजेडी महागठबंधन जो था उसके पक्ष में थे। लेकिन नतीजों ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए ये जो चुनाव जीता गया है, केवल और केवल ईवीएम में बेईमानी करके, ईवीएम में धांधली करके जीता गया। और ये बात मैंने अब नहीं, हम लोगों ने बहुत पहले ये बात कही, लगातार हम ये बात कहते रहे हैं कि ईवीएम जब तक है
बीजेपी को आप नहीं हरा सकते। और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती, औंधे मुंह गिरेगी और बीजेपी का पूरी तरह से देश में सफाया हो जाएगा। न केवल राज्यों में बल्कि केंद्र में भी बीजेपी और उसका गठबंधन 100 सीटें हासिल नहीं कर सकते। मुझे आप बताएं, खुद प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग हुई है बिहार में, पटना में हो या कहीं भी हो, उनकी मीटिंग में सारी कुर्सियां खाली पड़ी। पीछे आपने देखा लगातार पूरी कुर्सियां खाली पड़ी। यहां से कई साथी जो हैं उन्होंने बिहार चुनाव को कवर किया। और भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की मीटिंग में अगर कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो लोग कहां से आए, वोट कहां से आ गए। और एक तरफ आपने तेजस्वी यादव की जो मीटिंग है उसमें आपने जन सैलाब देखा है, युवाओं का जबरदस्त उत्साह। केवल एमवाई समीकरण नहीं, जाति धर्म संप्रदाय को बिल्कुल उनके सारे बंदरों को तोड़कर जो वहां का युवा था, हर जाति हर धर्म का, उसने तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर महागठबंधन को सपोर्ट किया, उसको वोट दिया। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी कुछ ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम अगर सही होती तो निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी किसी कीमत पर जीत नहीं सकती थी। इसलिए हम बार बार विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम को खत्म किया जाए, इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1961 में संशोधन करके, जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 में संशोधन करके ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को उसमें इंक्लूड करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। के लिए जो पिछले 5 साल से हमारी पार्टी जो बोलती आ रही है, हम उसी स्टैंड पे कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। हम जो है अभी देखिए, अब क्या कुछ बचा नहीं है। अब तेजस्वी यादव और जितनी भी जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं उन इलेक्शन में जो पार्टियां शामिल होंगी, उन पार्टियों से हमारी एक ही अपील है और एक जन सैलाब से जो वोटर हैं उनसे एक ही अपील है। अगर इस देश में अगर बेरोजगारी से निजात पानी है, इस देश की हेल्थ फैसिलिटी को अच्छी बनाए रखना है, इस देश की एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाए रखना है, इस देश को देश बनाए रखना है, तो ईवीएम का बहिष्कार करना पड़ेगा। और बहिष्कार कौन कर सकता है? इसके लिए इस जो एक प्रोग्राम है हमारा RJSP का देश की बात, उस YouTube चैनल पे जाके तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं, उन वीडियो को देखा जाए। उन वीडियोस पे तमाम सारे प्रूफ दिए गए हैं और प्रूफ के साथ ईवीएम की खामियों को समझाया गया है कि ईवीएम में क्या क्या खामियां होती हैं। अच्छा, राजेंद्र निजम जी, अभी बंगाल चुनाव सर पे है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि हम 70% अपनी भागीदारी वहां बना के रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बिहार जैसा भी वहां होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। तो ऑलरेडी अमित शाह ने बता दिया कि हम जो है ईवीएम से मैनेज करके बंगाल भी जीता जाएगा। बंगाल में जो है पहले शांति थे, अभी बंगाल को भी एक तरीके से बॉइलिंग शुरू करवा दिया। यानी कि ये जो प्री इलेक्शन की एक वैक्यूम जो बना दिया गया, ये तो सबको समझना चाहिए। इसलिए हम अपील कर रहे हैं, बंगाल के चुनाव आने से पहले अगर हो सके तो जन आंदोलन हम 26 नवंबर 2020 को जंतर मंतर में सबको आमंत्रित करते हैं। आप मीडिया वाले से भी अपील है, भारत की जनता से अपील है, आइए साथ दीजिए। ये आपका लड़ाई है, आपका हक है, ये हमारा कोई निजी लड़ाई नहीं है। इसलिए 26 नवंबर 2020 को जंतर मंतर में 2 से 5 के बीच में पहुंचिए, सरकार तक आवाज पहुंचाए। देखिए, जो बंगाल में चुनाव आने वाला है अगले साल 2021 में, बंगाल और असम में, अगर यहां की जनता और पूरे देश की जनता खड़ी नहीं होती है तो जो परिणाम आपने आज बिहार में देखे हैं, यही परिणाम आने वाले समय में बंगाल में और असम में भी आपको दिखाई देंगे। इसीलिए सब लोगों से अपील है, इस राष्ट्रव्यापी ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन में हमारा साथ दें, जिसके लिए अभी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हिजम राजेंद्र सिंघा साहब ने जो बताया कि 26 नवंबर को हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस कार्यक्रम करके हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, हमारा साथ दें। ईवीएम हटेगी तो बीजेपी हटेगी और बीजेपी हटेगी तो देश बचेगा। अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। ये भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है, हमारा साथ। एक क्वेश्चन का जवाब दूं। इन्होंने जो पूछा कि उन्होंने मनु मीडिया ने इलेक्शन के रिजल्ट को आउट होने से पहले एक भ्रम फैलाया गया। देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। मनु मीडिया ने भ्रम फैलाया गया कि जरूरी नहीं है कि
तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में जितनी भीड़ आ रही है वो कैश कन्वर्ट होगी, वोट में कन्वर्ट होगी। ये भ्रम पहले ही फैलाया गया जिससे आने वाले रिजल्ट के बाद लोगों का माइंड डाइवर्ट हो सके कि ये वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि वो वोट में कन्वर्ट हुआ और ईवीएम पे कोई चीज दोषी ना बने, इसके लिए उन्होंने ये भ्रम फैलाया गया और ईवीएम का इस्तेमाल। हाँ, नहीं, ये डबल पॉलिसी है, ये मनु मीडिया की डबल पॉलिसी है। ये मनु मीडिया की, देखिए आप एक तरफ तो वहां दिखा रहे हैं, इवन जो वहां पे जो डिस्प्ले हो रहा था वो भी मिसमैच कर रहा था। जो डिस्प्ले हो रहा था कि 19 सीट पे अब बोल रहे हैं, तब वो हाईलाइट दिखा रहे हैं महागठबंधन को, और जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें कम दिखा रहे हैं। ये मीडिया मिसमैच करता है और लोगों को गुमराह करता है। ये जैसे आरएसएस के कंसल्टेंट बैठ के स्ट्रेटजी तय करते हैं, ऐसे ही मनु मीडिया को भी सेट करते हैं कि आपको डिस्प्ले में लोगों को गुमराह करने के लिए क्या दिखाना है। और जब पब्लिक जो है, इनिशियली मैं देख रहा था, मैं जनता के बीच में था जब इनिशियली स्टार्टिंग वोटिंग की हुई थी कल 10 बजे, जनता में उत्साह था कि गठबंधन जीत रहा है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे मनु मीडिया उसको मैनेज करते लाया। इसमें एक और स्ट्रेटजी देखी, अभी तक जितना भी अमित शाह जिसको चाणक्य कहते हैं, उसने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए उनमें विधायक को खरीदने की कोशिश की है। अब उन्होंने देखा, देखिए विधायक खरीदने में बहुत सारी बीजेपी की हायर किटकिट होती है और बेइज्जती होती है। अब उन्होंने इस स्ट्रेटजी को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम 2, 4, 5 सीट जितना हमारा टारगेट है उससे आगे रखते हैं, जिससे ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाए। तो ये मीडिया जो है, मनु मीडिया जनता को मिसगाइड करते रहता है, इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं। देखिए पप्पू यादव जी या कुशवाहा साहब वो अपने लिए लड़ रहे थे, उनका इनके हराने में कोई किसी भी तरह का योगदान नहीं है। जो योगदान है किसी भी तरह का, वहां आपको मैं बार बार जो कह रहा हूं, इनमें से कोई भी उस सबके बावजूद, देखिए हमने जनता के बीच में जाके देखा बिहार में, वहां जनता का मन केवल एक जाति धर्म की बात नहीं मैं कर रहा, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, उन्होंने ये तय कर रखा था कि सब चाहे प्रचार कुछ भी हो, कैसे भी कुछ करें, लेकिन वोट केवल और केवल महागठबंधन को, आरजेडी वाला जो है उसको जाएंगे, तेजस्वी यादव को जाएंगे। ये मैंने खुद देखा है और आप भी शायद बिहार होके आए होंगे। आप देखें अरुण जी जो है बिहार होके आए हैं, इन्होंने खुद रिकॉर्डिंग की है। प्रधानमंत्री की जो पटना की रैली है वो इन्होंने खुद रिकॉर्ड की है, जिसमें सब दिख रहा है साहब की साहब की पूरी सीटें खाली पड़ी हैं लगातार जब से बिहार का चुनाव शुरू हुआ और अंत होने तक ये वहां पर रहे। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ जो हुआ है ये ईवीएम की मैनेजमेंट है क्या कि ये सरकार कैसे ईवीएम की बेईमानी को आप कैसे जो बचा के रखेंगे। ये तभी संभव है जब लोगों के मन में आप ये भ्रम फैला दें कि यार अगर ये लोग साथ में होते, इनकी स्ट्रेटेजी साथ में होती तो ये जीत जाते हैं, बहुत कम मार्जिन, कहीं रखा कहीं कुछ रखा। ये सब सिर्फ ईवीएम को बचाने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। जब लहर इतनी जबरदस्त है, जनता इतनी ना समझ नहीं है, जो लोग समझ रहे हैं, जनता समझती है उसका भला क्या है। इसीलिए जनता ने बड़ा जबरदस्त मूड बनाया हुआ था तेजस्वी यादव के आरजेडी गठबंधन को जबरदस्त तरीके से जिताने के लिए। पर इन्होंने जो सारी चीजें की, ये प्लानिंग आज की नहीं, ये प्लानिंग पहले से इनकी चलती रही। ये एक एक चीज करके, एक एक बात करके उसी तरह से भ्रम फैलाते रहे। अगर आप इसका एक उदाहरण देखें कि पहले चुनाव के बाद जो वो मसला आया पुलवामा का मसला क्यों लाएगा? ये सिर्फ इसलिए लाएगा, उन्हें मालूम है कि पुलवामा से वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसलिए कि जब हम जीतेंगे ईवीएम के माध्यम से तो कह सकेंगे वो राष्ट्रभक्ति की वजह से लोगों का रुख जो है इस तरफ मुड़ गया। तो पहले चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में ये सारे, और वो हिंदू वाली विशेषकर जो थर्ड फेज में हो इसलिए मुड़ गया। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में जाके जब यहाँ जो चुनाव होना है थर्ड फेज का, तो अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाके वही हिंदूवादी जो वो करते हैं वो सब करने लगे और वही सीए एनआरसी का मुद्दा उठाने लगे। जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने भी वहां सीमांचल के इलाके में ये बात। तो ये सब कुछ ईवीएम पे किसी तरह से उंगली न उठ जाए उसको बचाने के लिए सारा जो है खेल किया गया है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी बीजेपी खत्म हो जाएगी। और किसी तरह से इस पे उंगली न उठे, किसी तरह से ईवीएम जो है किसी चक्कर में ना आए, तो उसलिए सारी चीजें करी जाती हैं। बीजेपी का जो थिंक टैंक है, मैं निश्चित रूप से उसकी दाद देना चाहूंगा। जिस रणनीति के साथ वो चलते हैं और जितनी अपनी बेईमानी को बचाने के लिए वो पूरी योजना बनाते हैं, वो वाकई
जबरदस्त है, हमें उसको समझना पड़ेगा। सर एक सवाल ये है, जिस तरह से देखा गया कल है 119 सीटों पर महागठबंधन को विजय दिखाया गया था, जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसको लेकर जो आरजेडी ने आरोप लगा, आरजेडी ने आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा, ना कि ईवीएम पर। तो सवाल यह है, जब दोबारा काउंटिंग की गई तो कुछ सीटों पर जो है बीजेपी जीत गई, अगर ईवीएम में दोबारा काउंटिंग से कैसे जीत सकता है? अगर बैलेट पेपर का मामला है तो उसमें माना जा सकता है भाई कुछ वोटें खराब हो सकती है। एग्जैक्टली। तो ईवीएम में कैसे हो सकता है कि दोबारा गिनती करने के बाद दूसरी पार्टी जीत जाए? मैं तो सिंपल कहता हूं, अगर ईवीएम में आपने 100 वोट डाली हैं तो ना तो उसमें 99 निकल सकती, ना 101 निकल सकती, 100 ही निकलेंगे। रिकाउंटिंग एक बार नहीं, आप 100 बार करा लीजिए, वो ही निकलेंगे। और अगर ये सब गड़बड़ी हो रही है तो साफ जाहिर है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो मैं इसको क्यों मना कर रहा हूं? सामने ही है। इससे बड़ी और क्या होगी कि एक बार आप 119 में दिखा रहे हो आप, और उसके बाद दोबारा हुई तो दूसरी पार्टी जीत गया। और दूसरी पार्टी कौन सी है? बीजेपी है, और तो कोई है नहीं। और आपने एक चीज देखी होगी कि ईवीएम मशीन का जब भी बटन दबाया जाता, आपने कहीं सुना है कि ईवीएम मशीन में बटन दबाया तो वोट कांग्रेस को चली गई, आरजेडी को चली गई? जब भी बटन दबाएंगे बीजेपी को जाने की बात क्यों होती है कि एक बटन दबा रहे हैं तो 5 वोट बीजेपी को जा रही हैं? ये सारे वीडियो हुए ना, चले ना, सारा सब कुछ लोगों ने पूरी एविडेंस देखी ना। सर जो 5 वोटों वाला जो मामला है उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। अगर एक वोट डालेंगे 5 बीजेपी को जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं तो इस बात को नहीं जानता कि पॉसिबल है नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि जब भी, जिस दिन से ये ईवीएम है और बीजेपी इस सब का खेल कर रही है, आपने कभी देखा है कि बीजेपी जो ईवीएम मशीन का बटन दबाया जाए और बटन दबने के बाद में वोट बीजेपी के अलावा किसी को चली जाए? कहीं नहीं जाती ना। वोट जब भी बटन दबाओगे तो बीजेपी को ही जाती है। ये क्यों है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी निश्चित रूप से है, ईवीएम में गड़बड़ी है। और इसको समझना चाहिए कि जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है और पढ़े लिखे लोग भी ईवीएम को नहीं समझते कि वो कैसे वर्क करती है, उसका सिस्टम नहीं जानते, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का एक्सेप्ट किया कि ईवीएम में ये गड़बड़ी है। बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि आपने जिसको कैंडिडेट को या पार्टी को वोट देना चाहिए आपकी वोट उसी को गई, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो फिर इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? अफसोस ये है कि उसके साथ में वीवीपैट जोड़ दी गई। वीवीपैट में भी बेईमानी होती है कि दिखता कुछ है और निकलता कुछ है। और हमने कई बार जंतर मंतर पर, हमने कई बार अलग अलग साथियों के माध्यम से ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, ईवीएम का हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि इसमें गड़बड़ी होती है। उस सब के बावजूद भी सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जीत की बधाई दे दी थी, क्या वजह है? नहीं, उन्हें मालूम था भाई, वो तो कभी भी दे दें। उन्हें मालूम था कि बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है जब सब कुछ अपने हाथ में है, जितनी वोट लेनी है, जितनी सीट लेनी है, जिस तरह से जीतना है, तो उसे पहले ही बताने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने पहले बताया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बताया गया कि 300 से ज्यादा सीट आएंगी और जो एनडीए है उसकी 350 से ज्यादा वोट आएंगे, वही आया आंकड़ा सारा सब कुछ। ये यही है, इसको समझना पड़ेगा देश की जनता को कि ईवीएम में गड़बड़ी, इसके अलावा कोई गड़बड़ी नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा आपसे, विपक्ष कुछ नहीं कह रहा ईवीएम के बारे में, क्या विपक्ष क्या उसका बीजेपी का साथ दे रहा है? इसका हम हो सकता है एक अगले प्रोग्राम में खुलासा करें। अभी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो क्विंट ने सिर्फ 7 सीट के लिए स्पेसिफाई 7 सीट के लिए क्लियरेशन मांगा था कि सर हम इसको जांच का, हमको इसका एक परमिशन दे दीजिए। तो आप जो बात कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, विपक्ष काम करता है कि नहीं करता है? विपक्ष इसलिए काम नहीं करता, इन 7 की 7 सीट पे बीजेपी जीती थी, जबकि क्विंट न्यूज चैनल ने ये मांगा था कि हम ये 7 सीटों का वेरीफाई कराना चाहते हैं। तो 3 चुनाव आयोग के अधिकारियों के 3 अलग अलग आंसर थे। पहले चुनाव आयोग के अधिकारी का आंसर था कि हमने ये सारी सीटों को निपटा दिया है। लैंग्वेज देखिए आप उसके चुनाव अधिकारी की, निपटाने का मतलब है हमने इनको खत्म कर दिया। दूसरे चुनाव अधिकारी ने बोला गया कि हमने इनको डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस में बंद कर दिया गया है। तीसरे चुनाव अधिकारी के आयोग के अधिकारी ने बोला गया कि ये कोर्ट में केस है, इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं करवा सकते। आप इससे ये साबित, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये चीज़ पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद भी विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रहे हो। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपस में मिले हुए हैं सारे लोग। तो जनता ही विपक्ष है, जनता विपक्ष है। अब आज के टाइम पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इवन जो भी पार्टियां सत्ता का सुख भोग चुकी हैं, वो पार्टियां कभी, हम विपक्ष है,
हम विपक्ष हैं, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, पिछले 5 साल से रोल अदा कर रहे हैं। हम इसलिए और हमें सवाल कितना सक्सेस मिला है ये आप लोग देख रहे हैं। अभी देश की मोर देन 60% पॉपुलेशन ईवीएम के बारे में खुल के बात करने लगी है। थैंक यू, आप सभी का आने का था। 2017 में जो कुछ हुआ बेईमानी से जीती, जो ये बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीती बेईमानी से जीती, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज चुनाव करा लिए बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी बहुत टारगेट करके बहुत तरीके से इस सारी चीज को मैनेज करती है, आप इस बात को मानिए। अच्छा चलिए एक बात बताइए कि जब बीजेपी को इतना ही है कि वो हर जगह जीतती रही है, लोग उसके साथ में हैं, साइलेंट वोटर उसके साथ में है, ईवीएम से क्यों कराती है चुनाव? बंद करें इसको।